Greetings everyone. In this video I'm going to explain the chapter the interview. This chapter has been taken from the book Flamingo of class 12th. Interview. What does it mean by interview? Interview means a face to face meeting with someone, and as you all know that interview is basically we are taken so that we can gather some of the information about the another person, कि जो सामने हमारा पर्सन बैठा है उससे हम कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सके, उसको इकट्ठा कर सके. दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है वो इसके राइटर है और उनके बारे में हम अभी थोड़ा सा ब्रीफ में रीड कर लेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट दिस चैप्टर द इंटरव्यू. दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. इन द पार्ट 1 डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैज़ बिन टोल्ड टू यू कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब व्हाट आर द ओपिनियंस अबाउट द इंटरव्यू, वेदर दे लाइक इट और डिसलाइक इट. और जो सेकेंड पार्ट है उसमें एक उबरतो इको एक नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, जिसका इंटरव्यू इसमें दिखाया गया है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द इंटरव्यू. लेट्स रीड अबाउट द ऑथर के बारे में पहले एक बार रीड कर लेते हैं. दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसको लिखा है. ही वॉज बॉर्न इन 1959 एंड ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज के रहने वाले थे और वहाँ से उन्होंने जो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं वो. एंड ही वॉज ऑल्सो अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years. मतलब प्राइवेट आई एक जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वहाँ पर उन्होंने 10 साल के लिए काम किया है. एंड ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स. काफ़ी सारे जो बुक्स हैं वो उन्होंने लिखी हैं. एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर. जो वैनिटी फेयर है उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स भी लिखे हैं. The following chapter is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews. जो उनकी एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. ये जो फॉलोइंग एक्सर्प्ट है ये उसी बुक से लिया गया है. एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859. एंथोलॉजी होता है द लिटरेरी वर्क, जो मतलब राइटिंग्स में जो काम किया गया है. तो ये एक एंथोलॉजी है 1859 से लेकर प्रेजेंट डे तक की. सो लेट्स रीड द चैप्टर. आई होप यू लाइक इट. आपको पसंद आएगा तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. जो राइटर है उसका कहना है कि मतलब जब से जर्नलिज़म स्टार्ट हुआ है, आज से मतलब 130 ईयर्स एगो, मतलब 130 साल पहले से जब से मतलब जर्नलिज़म स्टार्ट हुआ है, तो इंटरव्यू जो है उसके लिए एक कॉमन प्लेस रहा है. मतलब इंटरव्यू की अपनी एक इम्पॉर्टेंट जगह रही है जर्नलिज़म में. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. कहते हैं आज जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. कहते हैं अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हर साल जो है मतलब हज़ारों सेलिब्रिटीज़ कौन होते हैं, जो फेमस पीपल होते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन है, रोनाल्डो है और डिफरेंट पीपल जो भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं या फिर अपने नेशन में फेमस होते हैं. महात्मा गांधी जी थे. सो दीज आर द सेलिब्रिटीज़. तो वो कहते हैं कि मतलब हर साल जो है मतलब हज़ारों जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इंटरव्यू होता है. सम ऑफ देम रिपीटेडली. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका रिपीटेडली होता रहता है, मतलब उनका जो इंटरव्यू न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में आता ही रहता है. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली. तो कहते हैं कि मतलब इसमें हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, इसमें हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो ओपिनियंस हैं, जो मतलब सोच है लोगों के मत है इंटरव्यू के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, वो किस तरह से क्या काम करता है, उसके जो मेरिट्स हैं, उसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो वेरी करती है. वेरी मीन्स डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक. कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ उसको बुरा मानते हैं. तो कहते हैं कि मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनका रिपीटेडली जो है इंटरव्यू होता रहता है. तो इसमें कोई मतलब हैरानी वाली बात नहीं बिल्कुल भी कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग सोच रखते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में. राइट.
Some might make quite extravagant claims for it as being it is in its highest form a source of truth and in its practice an art. कहते हैं कुछ लोग जो है एक्स्ट्रावेगेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना और एलाबोरेट करना. तो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि ये सबसे मतलब हाईएस्ट फॉर्म है जिससे हमें सच्चाई का पता चलता है. ये एक तरह की आर्ट है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस एंड आर्ट. वो एक तरह की आर्ट है और एक तरह का प्रैक्टिस है जिससे लोगों को जो है वो सच्चाई के बारे में पता चलता है, दूसरे इंसान के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है. Others, usually celebrities who see themselves as its victim, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. अगर मतलब जो पढ़ने वाला है उसके लिए तो वो सच्चाई जानने का एकमात्र तरीका है कि उसको पता चलता है इंटरव्यू से कि मतलब जो रियलिटी है वो क्या है, ट्रुथ क्या है. तो अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एन आर्ट. बट अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें जिनका कि इंटरव्यू लिया जाता है एज इट्स विक्टिम, जो कि मतलब उसके विक्टिम बन जाते हैं, कहते हैं कि माइट डिस्पाइस मीन्स डिसलाइक. वो शायद उसको पसंद नहीं करते इंटरव्यू को और उनका ऐसा मानना है कि वो अनवांटेड मतलब अनचाहा इंट्रूशन मीन्स दखल अंदाजी करना उनकी लाइफ में. ठीक है, तो कहते हैं कि वो अनवारंटेड मीन्स अनजस्टिफाइड. इंट्रूशन मीन्स टू मतलब फोर्सफुली किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना. तो कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका ऐसा मानना है कि जो इंटरव्यूज़ होता है वो अनचाहे इंट्रूशन है, अनचाहा उनकी लाइफ में दखल अंदाजी है. और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम. और वो ऐसा भी फील करते हैं कि मतलब जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो रेपुटेशन है उसको डिमिनिश मीन्स लो कर देते हैं. जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, प्रिमिटिव मीन्स पुराने टाइम में, पुराने कल्चर के अकॉर्डिंग. वो कहते हैं कि जैसे कि मतलब जो पुराना कल्चर है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ बिलीव दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल. तो कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफ या उसका पोर्ट्रेट मतलब क्लिक करता है, ले लेता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा है, उसका एक जो पार्ट है उसको चुरा लेता है. मगर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कल्चर, जो हमारे पहला कल्चर था उसमें फ़ोटोग्राफ्स जो क्लिक कराना उसको अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब हम फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो इंसान की जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, उसका पार्ट हम लोग चुरा लेते हैं. तो कहते हैं इन द सेम वे जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनका ऐसा मानना है कि जब भी वो इंटरव्यू देते हैं तो समहाउ मतलब कहीं ना कहीं वो जो उनकी रेपुटेशन की सोल है उनको थोड़ा सा डिमिनिश करता है, उसको थोड़ा सा लो कर देता है. राइट. वी.एस. नायपॉल, जो वी.एस. नायपॉल है, नीचे आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दे रखा है. वो एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर है और जो अपनी ट्रैवल बुक्स हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री वर्क्स है, उन्होंने काफ़ी सारे इम्प्रेशंस बताए हैं कंट्री में उनके एंसेस्टर्स के बारे में, दैट इज़ इन इंडिया. उनको नोबेल प्राइज़ में मिला है लिटरेचर में 2001 में. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वी.एस. नायपॉल. वो कहते हैं वी.एस. नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़ एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ. उनका ऐसा मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि जो कुछ लोग हैं उनको जो इंटरव्यूज़ हैं उनसे ज़ख्मी किया गया है और जिसकी वजह से मतलब वो अपना जो एक पार्ट है लाइफ का, मतलब उसका जो एक पार्ट है अपनी लाइफ का, वो उसको खो चुके हैं. यानी कि समवेयर दे हैव बीन हर्ट बाय द इंटरव्यूज़. जो इंटरव्यूज़ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया है. लेविस कैरोल द क्रिएटर, मतलब जो एक दूसरे राइटर है जिसने कि एलिस इन वंडरलैंड, आई होप यू ऑल हैव रेड दैट बुक. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, तो पढ़ी होगी आप लोगों ने. तो उसके जो राइटर हैं लेविस कैरोल, जिसने कि एलिस इन वंडरलैंड बनाया था, वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कॉन्सेंटेड टू बी इंटरव्यूड. कहते हैं मतलब वो कहते हैं कि उनको इतना डर लगता था इंटरव्यूअर से, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे, कि उन्होंने कभी भी हाँ ही नहीं भरी कि उसका इंटरव्यू लिया जाए. यानी कि उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हाँ नहीं बोला, हमेशा उसके लिए मनाही कर दिया. इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज्ड होता है मतलब टू बिकम फेमस. कहते हैं वो उनका डर था कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा एकदम से फेमस कर देगा, विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस. और यही रीज़न था कि मतलब वो हमेशा रिपेल मीन्स मना कर देते थे अपने जान पहचान वालों को इंटरव्यू देने से. Interviews and the persistent petitioner for his autograph and would afterwards relate the stories of his success in silencing
ऑल सच पीपल विद सच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूज़मेंट। तो कहते हैं कि मतलब उनको फेमस होने से इतना डर लगता था कि उसको बहुत डर लगता था इंटरव्यूअर से, तो इसलिए उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हाँ नहीं बोला। और जो परसिस्टेंट पटिशनर्स थे, पेटिशनर्स मीन्स दैट कीप ऑन आस्किंग फॉर समथिंग, और जो मतलब परसिस्टेंट मीन्स कॉन्टीन्यूस, और कॉन्टीन्यूस जो उन लोग उनके पीछे पड़े रहते थे ऑटोग्राफ के लिए, तो वो मतलब उसको ऑटोग्राफ्स के लिए, तो मतलब वो हमेशा उनको कुछ रिलेटेड स्टोरीज़ जो थी अपनी सक्सेस की वो बताते थे, और चुपचाप से मतलब वो उनको मना कर देते थे इंटरव्यू देने से और ऑटोग्राफ देने से। ठीक है, विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूज़मेंट, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के साथ। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग कौन है? रुडयार्ड किपलिंग इज़ अ प्रोलिफिक राइटर हु वाज नॉन एज द पोएट ऑफ कॉमन सोल्जर्स। जो किपलिंग है उन्होंने कॉमन सोल्जर्स के लिए काफ़ी सारी पोइम्स लिखी हैं। जंगल बुक जो है वो भी उन्होंने लिखी है, एंड विच इज़ अ स्टोरी ऑफ किम्बाली ओहारा। जंगल बुक तो आई होप एवरीबडी, वो मोगली जो सीरियल भी आता था, दैट इज़ बेस्ड ऑन द जंगल बुक, राइट। और जो उनके एडवेंचर्स हैं हिमालयाज़ में, इट इज़ अ चिल्ड्रन क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वो काफ़ी फेमस राइटर हैं। कहते हैं ये जो रुडयार्ड किपलिंग है एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। कंडेमनेटरी मीन्स शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने भी ऐसा ही कुछ एटीट्यूड रखा है इंटरव्यू के लिए, उन्होंने भी मतलब उसको बहुत ही स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया है। कंडेमनेटरी मीन्स स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर देना, यानी कि जो इंटरव्यूअर है उसको उन्होंने हमेशा ही मतलब डिसलाइकिंग्स में रखा है। His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters. जो रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ है कैरोलिन, उसने अपनी जो डायरी है 14 अक्टूबर 1892 उसमें मेंशन किया है कि उनका जो पूरा दिन था, wrecked मीन्स स्पॉइल्ड, वो पूरा स्पॉइल कर दिया था दो रिपोर्टर्स ने जब वो बॉस्टन में थे। बॉस्टन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। शी साइड कि मतलब वो उनको इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो दो रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनका पूरा डे स्पॉइल कर दिया था बॉस्टन में। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड। कहती है कि वो रिपोर्ट करती है कि उसके हस्बैंड मतलब ऐसा क्यों कहते हैं कि वो हमेशा मतलब इंटरव्यू देने के लिए मना कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज़ है वो कैसे होते हैं, इमोरल होते हैं। इट इज़ अ क्राइम, वो एक तरह का क्राइम है, जस्ट एज मच एज अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मैरिट पनिशमेंट। कहते वो एक तरह का क्राइम है, वैसे ही क्राइम है जैसे कि मतलब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट करता है। एज एन असॉल्ट वो दूसरे के ऊपर एक अटैक है और उसके लिए मतलब अच्छी सी पनिशमेंट होनी चाहिए। शी इज़ सेइंग दैट जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक काइंड ऑफ क्राइम है इंटरव्यू लेना किसी का, और उसके लिए भी एक अच्छी सी पनिशमेंट होनी चाहिए। इट इज़ कॉवर्डली एंड वाइल। कहते हैं कि वो एक कॉवर्ड मतलब कॉवर्ड एवरीबडी मुँह से कि मतलब वो एक डरपोक किस्म की जो चीज़ें हैं वो है, मतलब जो इंटरव्यू है इट्स नॉट गुड एट ऑल। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। कहते हैं कोई भी जो रिस्पेक्टेबल इंसान होगा ना, रेप्यूटेड इंसान होगा, वो भी इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बोलेगा। मच लेस गिव इट, ना ही वो उसको कभी देगा, ना तो इंटरव्यू लेने के लिए कहेगा, ना वो अपना इंटरव्यू किसी को देगा। Yet, Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. कहते हैं हालांकि जो रुडयार्ड किपलिंग है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने खुद जो है जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने खुद परपेट्रेटेड मीन्स कमिटेड, खुद एक उन्होंने असॉल्ट जो है वो कमिट किया था किसके ऊपर, मार्क ट्वेन के ऊपर। यानी कि उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का कुछ साल पहले। उनको खुद का इंटरव्यू लेना या देना पसंद नहीं था, उसकी वाइफ के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज़ था वो एक तरह का क्राइम होता है और उसके लिए एक पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो किपलिंग थे उन्होंने ये सेम असॉल्ट जो है, सेम जो अटैक था वो मार्क ट्वेन के ऊपर किया था, कुछ साल पहले ही किया था।
H.G. वेल्स अगेन राइटर है, वो एक मीन्स फिक्शनल राइटर थे. आपको याद होगा इनविजिबल मैन, जो आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था. इट इज़ बीन रिटन बाय द H.G. वेल्स. H.G. वेल्स ने उसको लिखा था. कहते हैं H.G. वेल्स इज इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑडियल. ऑडियल्स मीन्स द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. वो कहते हैं कि मतलब H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू लिया था 1894 में, और इसमें उन्होंने जो इंटरव्यू से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया था. बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन. लेकिन फिर भी मतलब वो खुद मतलब एक फ्रीक्वेंट इंटरव्यू थे, मतलब लगातार कॉन्टीन्यूसली वो इंटरव्यू देते रहते थे. और 40 साल के बाद उन्होंने खुद जो जोसेफ स्टालिन था उसका इंटरव्यू किया था. उसके बाद सॉल बेलो जो एक राइटर है, दोनों ही राइटर हैं, जोसेफ स्टालिन और सॉल बेलो, बोथ अदर राइटर्स. उन दोनों का ही उन्होंने इंटरव्यू लिया था. हु हैज़ कॉन्सेंटेड टू बी इंटरव्यूड फॉर ऑन सेवरल ओकेशंस. और जिन्होंने कि काफ़ी मतलब जो H.G. वेल्स थे वो खुद एक फ्रीक्वेंट इंटरव्यू देने वाले थे. 40 years तक वो इंटरव्यू देते रहे थे. उसके बाद फिर उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया. फिर उन्होंने सॉल बेलो का इंटरव्यू लिया, जो इन्होंने की कंसेंट अपनी हामी भर दी थी मतलब इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी सारे ओकेशन पे. Nevertheless, one described interviews as being like thumbprint on his windpipe. और कहते हैं कि जो सॉल बेलो उन्होंने मेंशन किया था कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो एक थंब प्रिंट्स होते हैं. जैसे हमारा कोई गला, थंब प्रिंट्स यानी कि चौक कर देना, किसी को गला दबा देना. विंड ऑन हिज विंड पाइप में जो सांस लेने की पाइप है उसके ऊपर थंब प्रिंट्स लगा देना, यानी कि उसके गले को चौक कर देना. तो कहते हैं इंटरव्यूज़ देना कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस होता है कि जैसे कि किसी ने आपको चौक कर दिया हो, आपकी जो मतलब सांस ले रहे हो उसको एकदम से रोक दिया. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. कहते हैं हालांकि मतलब इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स मीन्स नुकसान. इंटरव्यू देने के इतने सारे नुकसान हैं, लेकिन फिर भी एक ये सबसे सुप्रीम तरीका है कम्युनिकेशन का, सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का लोगों के साथ. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through the interviews. वो कहता है कि आज के दिन में और दूसरे अगर टाइम में हम सबसे बात करें तो ये सबसे विविड इम्प्रेशन है. विविड मीन्स सबसे क्लियर इम्प्रेशन है, सबसे क्लियर इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न एज, जो करंट एज है. तो कहते हैं जो करंट एज है इसमें सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे क्लियर तरीका है लोगों तक अपनी जो बातें हैं उसको पहुंचाने का. मतलब इंटरव्यू इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड आर आइडियाज़ टू द पब्लिक. मतलब जो हमारे विचार हैं उसको क्लियरली लोगों तक पहुंचाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की डेट में. डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, जो डेनिस ब्रायन है उन्होंने ये बात लिखी है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर. कहते हैं कि मतलब हर एक चीज़, हर मोमेंट जो है हमारे तक पहुंच जाता है जब एक इंसान जो है दूसरे इंसान से क्वेश्चंस पूछता है. बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूज होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास ज़्यादा पावर है. अनप्रेसिडेंट मीन्स अनपैरेलल, जो मतलब एक्सेसिव पावर्स होती हैं. जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, ज़्यादा उसके पास राइट्स होते हैं क्वेश्चन पूछने के. तो कहते हैं कि जब भी वो क्वेश्चन पूछता है मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से, तो मतलब हर एक जो उसकी मूवमेंट है, हर एक जो उसकी बात है वो हमारे तक पहुंच जाती है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसकी पोजीशन जो है वो हायर होती है, और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, वो भी ज़्यादा होता है. Right? So according to him, the communication is the best way to clear the ideas among the people. So this is the first part. जो first part था इसका वो हम already complete कर चुके हैं. Second part I will do in the next video. Second part जो है वो मैं next video में explain कर दूँगी. I hope you all understand this. सबको समझ में आया होगा. फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो you can ask me in the comment section. Comment section में आप question लिख कर पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.